मूवी की शुरुआत होती है शहर के मशहूर लॉयर डेविड से। वहीं पास वाले एक चर्च के फादर पर उसी चर्च की नन को रेप करने का इल्जाम लगता है। इसी वजह से बिशप खुद डेविड से मिलने आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके खिलाफ ना जाए, लेकिन डेविड साफ बोल देता है कि मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं बस क्रिमिनल को सजा दिलाना चाहता हूँ, चाहे उसके पीछे कितने भी लोग खड़े ही क्यों ना हो, लेकिन मैं किसी क्रिमिनल को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर बिशप समझ जाता है कि डेविड उसकी बात मानने वाला नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करना है ये वो अच्छे से जानता है। सीन कट होता है थाने पर, जहां डेविड फादर फ्रांसिस के खिलाफ लिखित कंप्लेन देने के लिए आता है। चर्च के लोग और कुछ राजनीतिक पार्टी वाले थाने के सामने प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। न्यूज चैनल पर भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तभी स्थानीय एमएलए एएसआई सैमुअल को कॉल करता है और बोलता है डेविड को कंप्लेन करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे वहां से वापस भेजा जा सकता है। भीड़ में कोई गड़बड़ करवाओ जिससे माहौल गर्म हो जाए, बाकी पार्टी वाले संभाल लेंगे, अगर नहीं करोगे तो सबके लिए प्रॉब्लम होगी। सैमुअल पहले तो कहता है कि सर मैं तो एक सिंपल एएसआई हूँ, मैं ये सब क्या करूँ, लेकिन एमएलए दबाव डालता है। इसी बीच डेविड थाने पहुंच जाता है। पुलिस प्रोटेस्टर्स को हटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक आदमी थाने के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस रोक देती है। सैमुअल मौके का फायदा उठाता है और उस आदमी को टांग लड़ाकर गिरा देता है। एक तरफ वो आदमी जमीन पर तड़पता है, दूसरी तरफ पुलिस लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है। हालत बिगड़ जाते हैं और डेविड को मजबूरन वापस जाना पड़ता है। उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो जाती है। जब वो आदमी गिरा था तो सामने कांस्टेबल फिरोज खड़ा था, तो सबको लगता है कि फिरोज ने धक्का दिया होगा, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था। इसी बीच दो लोग जानकी और नवीन थाने में कंप्लेंट देने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही टीवी पर उस आदमी की मौत की खबर आती है, जानकी बेहोश होकर गिर जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिस आदमी की मौत हुई उसका नाम था विद्याधरन, और इत्तेफाक से जानकी को भी उसी हॉस्पिटल में लाया गया था। सीआईएसआई कोनकाराज को कॉल करके जानकी का अपडेट लेने के लिए बोलता है। पता चलता है कि विद्याधरन दरअसल जानकी के पिता थे। डॉक्टर बताता है कि जानकी का गैंग रेप हुआ है और उसके शरीर पर उसके लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डीएनए सैंपल क्लियर नहीं है क्योंकि 2-3 दिन पुराना मामला है और इन्फेक्शन भी हो गया है। कोनकाराज डॉक्टर से कहता है कि ये मामला सेंसिटिव है, अभी किसी से शेयर मत करना, लेकिन फिर भी न्यूज मीडिया तक खबर लीक हो जाती है। अब सबको लगता है कि विद्याधरन अपनी बेटी जानकी के रेप के कंप्लेंट देने के लिए थाने गया था और वहीं हंगामे में उसकी मौत हो गई। डीआईजी प्रेस को बताते हैं कि मौत का प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो कार्डियक अरेस्ट से मरा, लेकिन फिर भी कांस्टेबल फिरोज को सस्पेंड कर दिया गया था। डेविड को अब शक होता है कि फादर फ्रांसिस के केस को दबाने के लिए जानकी वाले मामले को इतना बड़ा बना दिया गया। अगले दिन एमएलए खुद डेविड से मिलता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि फादर फ्रांसिस के खिलाफ कंप्लेंट मत करो, लेकिन एमएलए की असली वजह यह थी कि उसे चुनाव में हर बार हार मिली थी और पिछली बार फादर ने मदद की थी, तब जाकर वो एमएलए बन पाया, इसलिए वो फादर को बचाना चाहता है। डेविड सब जानता है, वो एमएलए को साफ बोल देता है तुम चाहे कितना भी उसे बचाने की कोशिश करो, मैं किसी क्रिमिनल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सबको कोर्ट में देख लूंगा। उधर एसआई कोनकाराज जानकी की 2 सहेलियों से पूछताछ करता है। वो बताती है कि तीनों ने साथ में इंजीनियरिंग की थी और फिर बेंगलोर में एक ही कंपनी में जॉब करती थी। जानकी अपनी माँ के बाद हमेशा अपने पापा से ही जुड़ी रहती थी, हर वक्त कॉल पर उनसे बात करती थी। वो बताती है कि पिछले हफ्ते मंदिर में त्योहार था और वो तीनों त्रिशूर गए हुए थे। त्योहार के बाद 2 सहेलियां वापस बेंगलोर चली गई और जानकी वहीं रुक गई। जानकी के पापा ने बाद में कॉल करके कहा था कि जानकी की तबीयत खराब है, इसीलिए वो 2 दिन बाद लौटेगी। कोनकाराज पूछता है कि त्योहार में कुछ अनयूजुअल हुआ था क्या, तो सहेलियां बताती है जब वो पास की दुकान में जूस पी रहे थे तो दुकान वाले और उसके दोस्तों ने उनके साथ बदतमीजी की थी और कुछ लड़के भी थे जो उन पर नजर रखे हुए थे। दुकान से निकलते वक्त जानकी की किसी एक आदमी से हल्की सी टक्कर भी हुई थी, तो उसके बाद जानकी ने अपने 2 सहेलियों को बस में बिठा दिया। इधर जानकी के पापा का पोस्टमार्टम भी खत्म हो गया था और बॉडी को गांव तिरुवनंतपुरम वाले घर में ले जाया गया। नवीन अब तक उसके साथ था। अंतिम संस्कार के बाद धीरे धीरे सब चले गए। अगले दिन जानकी की दोनों सहेलियां भी बेंगलोर वापस चली गईं। अब जानकी के पास सिर्फ उसके चाचा विनय और चाची रह गए थे। विनय भी अपने घर लौट गया। दूसरी तरफ कांस्टेबल फिरोज को सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि उसका इसमें कोई हाथ था ही नहीं। फिरोज खुद को दोषी मानने लगा था कि शायद उसी के वजह से जानकी के पापा की मौत हुई। हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद लोकल थाने में केस दर्ज कर लिया गया। हालांकि विनय केस नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर मैथ्यूज ने जानकी से मिलकर उस रात के बारे में पूछा। जानकी ने बताया, उस रात मैंने अपनी सहेलियों को बस में बिठाया। वापस आते वक्त मुझे लगा कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है, तभी मुझे याद आया कि शायद मैंने उसे बेकरी में भूल आई हूँ, इसीलिए मैं वापस बेकरी गई। बेकरी खुली थी, लेकिन
अंदर कोई नहीं था। मैं खुद अंदर गई और फोन ढूंढने लगी। तभी अचानक किसी ने मेरे मुंह पर स्प्रे किया और सफेद कपड़े से मुंह ढक दिया। जब होश आया तो मैं रेलवे ट्रैक के पास खड़ी थी। स्कूटी भी वहीं गिरी हुई थी। पुलिस ने फिर जानकी से पूछा, उस रात जो कपड़े पहने थे तुमने उन्हें जला क्यों दिया? जानकी ने कहा, मेरे पापा शिकायत नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने वो ड्रेस जला दी है। रेलवे स्टेशन वाली घटना पर जानकी बोली, मैं तो शुरू से केस करना चाहती थी, पर मेरे पापा और चाचा विनय नहीं चाहते थे। पापा हमेशा मेरे साथ रहते थे ताकि मैं पुलिस तक ना जा सकूं। उस दिन मैं रेलवे स्टेशन पर वॉशरूम ढूंढते हुए गलत प्लेटफॉर्म पर चली गई थी। थोड़ी देर तक पापा ने मुझे नहीं देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं शिकायत दर्ज कराने थाने गई हूँ। जब मैं वापस आई तो पापा गायब थे। मैंने नवीन के फोन से पापा को कॉल किया। मुझे लगा शायद पापा सच में थाने गए होंगे। उनकी तलाश में मैं भी थाने गई और वहीं बेहोश हो गई। फिर मुझे हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद विनय और उसकी पत्नी भी अपने घर लौट गए। अब जानकी बिल्कुल अकेली थी। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसका स्टेटमेंट भी दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उस रात बेकरी के बाहर जो 3 लड़के खड़े थे उनमें से एक था किशोर मेनन, जो एक बड़े राजमहल के मालिक का भतीजा था। मैथ्यूज ने बेकरी मालिक टोनी से पूछताछ की। टोनी ने मान लिया कि उस रात वो और उसका दोस्त आनंद बेकरी में शराब पी रहे थे और जानकी और उसकी सहेलियां से बदतमीजी भी उन्होंने की थी, लेकिन उनका कहना था कि उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। पुलिस ने बेकरी में तलाशी ली तो क्लोरोफॉर्म का स्प्रे भी मिला। इसके बाद टोनी और आनंद को थाने ले जाकर पूछताछ की गई, लेकिन वो दोनों बार बार यही कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इधर पुलिस के पास जानकारी थी कि आनंद पर पहले भी रेप अटेम्प्ट का केस हो चुका है। इसका मतलब शक उन पर ही गहराता जा रहा था। टोनी की दुकान पर काम करने वाले राजेश और मनोहर ने गवाही दी कि उस रात जब जानकी और उसकी सहेलियां बाहर बैठी थी, टोनी और आनंद अंदर शराब पीते हुए उनका वीडियो बना रहे थे और गंदी गंदी बातें कर रहे थे। कोर्ट में पेशी पर टोनी और आनंद को फिर से रिमांड पर भेजा गया। दूसरी तरफ सायरा और नवीन कोर्ट से परमिशन लेकर जानकी को अपने घर ले आए। यहाँ पता चलता है कि सायरा के पति की पहले से एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और वो अकेले रहती है। नवीन ने उसकी हालत देखी थी, इसलिए रेलवे स्टेशन पर जानकी को देखकर उसे वहीं से साथ निभाने की ठानी। जानकी की सहेलियां बेंगलोर से लगातार उससे जुड़ती रहती हैं, लेकिन इस घटना के बाद बाकी लोग जानकी को अलग नजर से देखने लगे थे। पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, लेकिन बेकरी के सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क अब तक नहीं मिली। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जानकी से मुलाकात की और बताया कि अब ट्रायल शुरू होगा। इन कैमरा प्रोसीजर में जानकी का बयान लिया गया। जानकी ने कहा, मेरे साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो, इसीलिए मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में। केस की पहली सुनवाई। टोनी और आनंद की तरफ से डिफेंस खुद डेविड कर रहा था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अपनी फाइंडिंग्स बताई। तभी डेविड ने सवाल किया, आपने डीएनए सैंपल क्यों नहीं लिया? डॉक्टर ने जवाब दिया, घटना को 2-3 दिन हो चुके थे और एक्स्ट्रा इंजरी के वजह से इन्फेक्शन हो गया था, इसीलिए डीएनए सैंपल लेना पॉसिबल नहीं था। डेविड उस वक्त एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जानकी के ब्लड में ड्रग्स मिले थे। डेविड डॉक्टर से पूछता है कि सिर्फ क्लोरोफॉर्म से तो इंसान ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रह सकता, तो फिर ड्रग्स आए कैसे? डॉक्टर समझाता है कि हो सकता है उसे क्लोरोफॉर्म से थोड़ी देर के लिए बेहोश किया गया हो और फिर इंजेक्शन से ड्रग दिया गया हो। डेविड कहता है डॉक्टर खुद भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ सिर्फ एक इंसान था या एक से ज्यादा। डॉक्टर बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कई लोग हों, एक ही इंसान बार बार ऐसा करे तो भी इतनी इंजरी हो सकती है। डेविड इस बात पर साफ साफ समझ जाता है कि डॉक्टर पूरी तरह पक्का नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर ये भी तय नहीं कर पा रहा कि जानकी की चोटें उस रात लगी थी या उससे पहले थी। इसलिए डेविड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर मैथ्यूज को बुलाता है। मैथ्यूज कोर्ट में पहले अपने इकट्ठा किए गए सारे सबूत पेश करता है, लेकिन डेविड पूछता है कि उस रात वहाँ 3 लड़के मौजूद थे, जिनमें से एक है अर्जिमल, जो राजमहल के मालिक का भांजा है। उसका नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है? मैथ्यूज कहता है कि जांच में पता चला था कि वो वहाँ नहीं था, लेकिन डेविड जानना चाहता है कि ये घटना कब हुई। मैथ्यूज बताता है कि जानकी के बयान के हिसाब से वो रात 10 से 11 बजे के बीच अपना फोन ढूंढने बेकरी गई थी, तभी उसे क्लोरोफॉर्म स्प्रे करके बेहोश किया गया। डेविड फिर सवाल करता है कि बेकरी में क्लोरोफॉर्म स्प्रे कैसे आया? मान लो बाद में खरीद कर लाए हों, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि जानकी उसी रात अपना फोन भूलकर बेकरी वापस आएगी? मैथ्यू मानता है कि स्प्रे पहले से वहां रखा होगा। डेविड कहता है, तो बताइए वो स्प्रे खरीदा किसने था? कहां से खरीदा गया था? उसकी कीमत क्या थी? कितनी मात्रा में स्प्रे करने से इंसान बेहोश हो सकता है? क्या पुलिस ने ये सब जांचा है? इस पर मैथ्यूज चुप हो जाता है। डेविड को साफ लग जाता है कि पुलिस ने ठीक से जांच तक नहीं की। डेविड कोर्ट में टोनी और आनंद से पूछताछ की इजाजत मांगता है। इजाजत मिलते ही डेविड उनकी जांच शुरू करता है। टोनी कहता है कि उसका स्टाफ रोज रात 9:30 से 9:45 के बीच दुकान
बंद कर देता था और सुबह 6 बजे खोलता है। उसी दिन फेस्टिवल था, इसीलिए 9:45 पर दुकान बंद हुई और सुबह दूध वाले के बुलाने पर खोली गई। स्प्रे के बारे में पूछने पर टोनी कहता है कि कभी कभी कस्टमर चीजें छोड़ जाते हैं, इसलिए वो वहीं पड़ी रहती है। आनंद पर शक उसकी पुरानी केस हिस्ट्री के वजह से किया गया था, लेकिन डेविड आनंद का पिछला केस दिखाता है जिसमें आनंद पर झूठा इल्जाम लगाया गया था और सबूत ना मिलने पर केस को बंद कर दिया गया था। डेविड का कहना है कि पुलिस ने इस केस की भी सही से जांच नहीं की। उसे शक है कि असल में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, इसलिए डेविड दोबारा जानकी से पूछताछ की इजाजत मांगता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बार बार ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन कोर्ट डेविड को इजाजत दे देता है और अगली सुनवाई की डेट तय होती है। कोर्ट से बाहर फिरोज जानकी से मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जानकी उससे बात ही नहीं करती। फिरोज को लगता है कि शायद जानकी के पिता की मौत की वजह से वो उसका मुंह नहीं देखना चाहती, इसलिए वो माफी मांगने की कोशिश करता है। अगली सुनवाई में डेविड जानकी से पूछता है, अगर घटना 2-3 दिन पहले हुई थी तो आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की, मेडिकल चेकअप क्यों नहीं कराया? जानकी जवाब देती है कि उसके पिता और चाचा ने शिकायत करने नहीं दी थी। डेविड फिर जानकी के ऑफिस के टीम लीडर वेंकट की बात उठाता है। वो बताता है कि वेंकट पहले जानकी का कॉलेज सीनियर था और अब उसका टीम लीडर है। डेविड शक जताता है कि शायद जानकी और वेंकट का कोई रिश्ता हो, वरना इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल जाती। जानकी कहती है कि उसने 2 वीकेंड ड्यूटी की थी, इसीलिए छुट्टी मिली। वेंकट से उसका कोई रिलेशन नहीं है और घटना के बाद उसने उससे कोई बात भी नहीं की। डेविड फिर पूछता है कि घटना से पहले जानकी के गूगल अकाउंट से प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बहुत ज्यादा सर्च हुआ, आखिर ऐसा क्यों? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीच में बोलता है, ये थर्ड पार्टी ऐप का डाटा है, इसमें गलती भी हो सकती है, इसीलिए इसे केस का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। डेविड फिर जानकी से पूछता है कि तुमने कहा था घटना के बाद तुम दोबारा बेकरी गई थी, कितने बजे गई थी? जानकी कहती है कि मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, लेकिन मेरी सहेलियों की बस 10-15 बजे छूटी थी, उसके बाद ही मैं गई थी। डेविड फिर बेकरी का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसमें साफ दिख रहा था कि टोनी और उसका स्टाफ 9:45 पर दुकान बंद कर चुका था और सुबह 5 बजे के बाद ही खोली थी। डेविड सवाल करता है, जब दुकान 9:45 पर बंद हो गई थी तो जानकी 10:15 पर वहां कैसे गई? इसी बीच आनंद के खिलाफ पुलिस का दावा भी कमजोर पड़ता है, क्योंकि आनंद की फोन लोकेशन बता रही थी कि वो उस वक्त 6 किलोमीटर दूर अपने घर पर था। ये बात पुलिस चार्जशीट में भी लिखी थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मान लेता है कि आनंद का फोन उसी वक्त दूसरी टावर लोकेशन पर था। डेविड बताता है कि जानकी और टोनी दोनों के फोन बेकरी में लोकेट हुए, क्योंकि बस स्टॉप, बेकरी और त्योहार वाली जगह सब एक ही टावर से कवर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जानकी का फोन सच में बेकरी में था, लेकिन डेविड जो अगला राज खोलता है वो सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। डेविड बताता है कि 2 जुलाई को जानकी अपनी दोस्त सायरा के साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई और वहीं से उसे पता चला कि जानकी प्रेग्नेंट थी। उसने अबॉर्शन की भी कोशिश की थी। डेविड की बात थी कि अगर उस रात रेप हुआ है और उसी से जानकी प्रेग्नेंट हुई है तो ये तो बहुत बड़ा सबूत बन सकता है, फिर वो अबॉर्शन क्यों कराएगी? लेकिन जानकी साफ कहती है कि मैंने कभी अबॉर्शन की कोशिश नहीं की, आप झूठ बोल रहे हैं। डेविड कोर्ट में दावा करता है कि जानकी ने 3 गुनाह किए। पहला, रेप का झूठा ड्रामा रचा, दूसरा, अबॉर्शन की कोशिश की जो क्राइम है, और तीसरा, कोर्ट का टाइम बर्बाद किया। डेविड कहता है कि जानकी को अपने पापा का प्यार मिला, लेकिन बाद में वो बैंगलोर जाकर अपने बॉयफ्रेंड के ऑफिस में जॉब करने लगी। दोनों को इतनी आजादी मिली कि जानकी प्रेग्नेंट हो गई और इसी बात को छुपाने के लिए उसने रेप का झूठ गढ़ा, लेकिन हादसे में उसके पापा की मौत हो गई। डेविड का कहना है कि जितने भी सबूत हैं वो जानकी के बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा करते हैं, इसीलिए वो केस को बंद करने की अपील करता है। नया सबूत ना होने पर कोर्ट केस डिसमिस कर देता है और झूठा इल्जाम लगाने की वजह से जानकी को जुर्माना भरना पड़ता है। ये सुनकर जानकी कोर्ट में बेहोश हो जाती है। बाद में जानकी की 2 सहेलियां उससे मिलने आती हैं और बताती हैं कि वेंकट ने जॉब छोड़ दी और यूएस जाने की तैयारी कर रहा है। वो जानकी को समझाती है कि यहाँ क्यों अटकी है, फिर से नया स्टार्ट कर। जानकी उनके साथ बैंगलोर चली जाती है। इधर फिरोज सायरा से पता करके जानकी से मिलने बैंगलोर पहुंचता है, लेकिन जानकी उससे बात नहीं करना चाहती। सहेलियां उसे समझाती है कम से कम एक बार तो सुन ले कि फिरोज क्या कहना चाहता है। आखिर जानकी मान जाती है। फिरोज कहता है कि सेशन कोर्ट में जो भी हुआ हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, मैं हर तरह तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी ओर सायरा डेविड से जाकर पूछती है कि हम डॉक्टर के पास तो गए थे जानकी की तबीयत खराब होने की वजह से, फिर आपने कोर्ट में अबॉर्शन की
बात क्यों कही? डेविड बोलता है कि उसे उसी वक्त ये सबूत मिला था और पूछता है क्या तुम 100% कह सकती हो कि जानकी उसी रात रेप से प्रेग्नेंट हुई थी? सायरा कहती है ये नहीं कह सकती, पर मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि वो निर्दोष है। डेविड सुझाव देता है कि अपील करो और डीएनए टेस्ट कराओ। अगर डीएनए मैच हो गया तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इस बीच फिरोज वेंकट से भी मिलता है। वेंकट साफ करता है कि उसका जानकी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं था, कॉलेज में जानता था, बस इतना ही। फिरोज उसे कहता है कि वो तो अब बेंगलोर में ही है, कभी मिल लेना। सायरा एक वकील से डीएनए टेस्ट की बात करती है। वकील कहता है कि ये हो सकता है, पर अगर डीएनए मैच ना हुआ तो आगे कभी अपील नहीं कर पाओगे, इसीलिए सीसीटीवी या आई विटनेस जैसा स्ट्रॉन्ग सबूत चाहिए। तभी फिरोज उसी बेकरी के पास वाले मोबाइल दुकान में सीसीटीवी देखता है। उसे शक होता है कि इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन दुकान वाले ऐसे ही फुटेज देंगे नहीं, इसीलिए फिरोज जानकी को लेकर इंस्पेक्टर मैथ्यूज के पास जाता है। मैथ्यूज नाराज हो जाता है क्योंकि फिरोज सस्पेंडेड है और फिर भी खुद से जांच कर रहा है। तभी डेविड को भी सीसीटीवी फुटेज की बात पता चलती है और वो अपने आदमी कुरूप को कहता है ये फुटेज मेरे लिए ले आओ। कुरूप फुटेज ले आता है, लेकिन फुटेज में तो आधा रास्ता ही दिख रहा था, कुछ खास नजर नहीं आता। लेकिन जब डेविड ध्यान से देखता है तो रात 10:15 पर एक बस गुजरती दिखती है। उसके शीशे पर बेकरी लाइट की रिफ्लेक्शन साफ दिखती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त बेकरी खुली थी, यानी टोनी ने झूठ बोला। डेविड को तभी अपने एसआई सैमुअल की बात याद आती है, क्योंकि जानकी के पापा की मौत वाले दिन सैमुअल वहां आया था। डेविड को शक होता है और सैमुअल की बैंक स्टेटमेंट निकलवाता है। उसमें बड़ा ट्रांजैक्शन दिखता है। अब साफ हो जाता है कि सैमुअल इसमें शामिल है। एक दिन सैमुअल की बेटी की शादी थी, सब पुलिस वाले वहां मौजूद थे। डेविड भी पहुंचता है और सबके सामने सैमुअल को पकड़कर पीट देता है। बाकी लोग कुछ नहीं समझते, लेकिन एसआई कनकराज समझ जाता है कि डेविड को असली सच पता चल गया है। सीन बदलता है और फिरोज अपनी माँ की आंखों का इलाज कराने आई हॉस्पिटल पहुंचता है। कुरूप कॉल करके पूछता है कि जानकी के खोए हुए फोन पर डिपार्टमेंट ने कोई जांच की थी या नहीं। फिरोज सस्पेंड होने के बाद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो कांस्टेबल जॉय को फोन करता है, पूछता है जानकी के फोन पर कोई अपडेट मिला क्या? जॉय बताता है कोई नई जानकारी नहीं है। जॉय कहता है कि उसने ग्रुप में एक वीडियो डाला था। फिरोज जब वीडियो देखता है तो उसमें दिखता है कुछ प्रोटेस्टर्स ने एक टूरिस्ट बस पर हमला किया और उसी वीडियो में वेंकट नजर आता है। लेकिन वेंकट ने तो कहा था कि वो कभी यहाँ आया ही नहीं, मतलब कि वेंकट झूठ बोल रहा था। फिरोज जॉय को वेंकट का नंबर देता है और कहता है देखो पिछले 6 महीने में ये नंबर कभी केरला गया था या नहीं। थोड़ी देर बाद जॉय बताता है ये नंबर बेंगलोर के बाहर गया ही नहीं। फिरोज समझ जाता है कि वेंकट ने अपना फोन बेंगलोर में छोड़कर खुद केरला आया था, लेकिन आखिर क्यों? बेकरी के पास वाले सीसीटीवी फुटेज में भी वेंकट को घटना के 3 दिन बाद वहां घूमते हुए देखा जाता है। ये देखकर फिरोज और नवीन बेंगलोर में वेंकट को पकड़ लेते हैं। वेंकट पहले भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में पकड़ा जाता है। पूछताछ में वो मानता है कि वो सिर्फ जानकी का फोन ढूंढने के लिए गया था। नवीन पूछता है कि आखिर उस फोन में ऐसा क्या था कि तुम छुप कर गए थे? तब वेंकट सारा राज बताता है। असल में जानकी के ऑफिस में रूल था कि सब लोग फोन टीम लीडर की टेबल पर जमा करते थे। वेंकट ने उसी का फायदा उठाकर हर लड़की के फोन में एक स्पाई ऐप डाल दिया था। वो ऐप हर 10 मिनट पर फोन के कैमरे से फोटो लेकर वेंकट को भेजता था और लड़कियां कुछ समझ नहीं पाती थी। वेंकट लगातार उनकी प्राइवेट तस्वीरें देखता रहता था। यही राज छिपाने के लिए वो जानकी का फोन ढूंढ रहा था। दूसरी ओर डेविड जानकी के केस के अपडेट्स लेता रहता है। जानकी का चाचा विनय एक डॉक्टर से बात करता है और जानकी की प्रेगनेंसी का सच सामने आता है। जानकी कहती है मैं बच्चा नहीं रखना चाहती, लेकिन मारना भी नहीं चाहती। अब प्रेगनेंसी 7 महीने की हो चुकी है। नवीन सबूत जुटाकर डेविड को दिखाता है। डेविड मानता है कि उसने गलती की थी, लेकिन कहता है मैं कोर्ट में उसके खिलाफ लड़ा था, अब मैं जानकी के पक्ष में कैसे लड़ूं? नवीन कहता है आप भी जिम्मेदार हैं कि जानकी को इंसाफ नहीं मिला। डेविड चुप हो जाता है, फिर सोचकर कहता है कि वो खुद केस नहीं लड़ेगा, उसकी बेटी निवेदिता जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर है वो इस केस को लड़ेगी। डेविड कहता है कि अब सिर्फ अपील से काम नहीं चलेगा, केस को मीडिया में उठाना होगा, इसीलिए इसके लिए राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ पिटीशन डालो कि उनकी वजह से जानकी को न्याय नहीं मिला। नवीन वैसा ही करता है। ये खबर फैलते ही राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और पुलिस और सरकार पर दबाव बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुराने सबूत दिखाकर केस क्लोज करने की बात करता है, लेकिन निवेदिता कोर्ट से कहती है कि लापरवाही और गलतियों की वजह से जानकी को न्याय नहीं मिला। कोर्ट केस को जारी रखने का आदेश देता है। निवेदिता सबसे पहले मोबाइल शॉप मालिक को बुलाती है। उससे पता चलता है कि सेशन कोर्ट के फैसले के 1 महीने बाद किसी ने जानकी का फोन उसकी दुकान पर बेच दिया। फिर इंस्पेक्टर मैथ्यूज को बुलाया जाता है। उससे सवाल होता है कि
बेकरी का सीसीटीवी क्यों नहीं देखा गया। मैथ्यूज कहता है कि उन्होंने सिर्फ पास की दुकान का फुटेज देखा जिसमें कुछ खास नहीं मिला। तब निवेदिता कोर्ट को वही फुटेज दिखाती है और बताती है कि रात 10:15 पर एक बस गुजरी थी और उसके शीशे पर बेकरी की लाइट का रिफ्लेक्शन साफ दिखता है, यानी कि उस वक्त बेकरी खुली थी और वहीं क्राइम हुआ था। इसके बाद निवेदिता वेंकट से पूछताछ करती और सबको पता चलता है कि उसने लड़कियों के फोन में स्पाई ऐप डाल रखा था जिससे उनकी प्राइवेट तस्वीरें मिलती थी। जानकी के फोन से आखिर कौन सी आखिरी फोटो भेजी गई थी, यही अगला बड़ा सवाल बनता है। वेंकट बताता है कि बेकरी के किचन में मौजूद एक आदमी की फोटो उसके पास है। वही फोटो वो कोर्ट में सबमिट करता है और असली सच सामने आता है। असल में उस रात जब जानकी और उसकी सहेलियां बेकरी में जूस ऑर्डर करने के लिए गई थी, तब जानकी बिस्किट लेने जाते वक्त अपना फोन वहीं छोड़ देती है। फिर टोनी से झगड़े के बाद वो जल्दी से निकल जाती है। टोनी की दुकान का स्टाफ वो फोन देख लेता है। रात 9:45 पर टोनी दुकान बंद करके निकल जाता है। 10:15 पर मनोहर पीछे के दरवाजे से दुकान में घुसता है, सीसीटीवी बंद कर देता है और आगे का गेट खोल देता है। उसी दौरान जानकी बस से सहेलियों को छोड़कर फोन ढूंढने बेकरी आती है। मनोहर पीछे से जानकी के मुंह पर क्लोरोफॉर्म छिड़क कर कपड़े से दबा देता है और तुरंत उसे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो होश में ना आए। फिर दुकान का शटर बंद कर जानकी का रेप करता है और रेलवे ट्रैक के पास उसे फेंक देता है। इस हादसे के बाद जानकी अपना गर्भ गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इसे नहीं रखना चाहती, खुद भी जीना नहीं चाहती, लेकिन सायरा उसे संभालती है। उसी समय जानकी के फोन पर वेंकट का लगाया हुआ स्पाई ऐप था जिसने मनोहर की तस्वीर भेज दी थी। बाद में मनोहर वो फोन बेचकर गांव भाग गया। फिरोज उसे पकड़कर वापस लाता है और कोर्ट में सब सच सामने आता है। कोर्ट मनोहर को कस्टडी में रखने की आदेश देता है। अगली सुनवाई में डेविड बताता है कि टोनी और आनंद निर्दोष हैं। निवेदिता अपने स्टेटमेंट में कहती है कि जानकी को सम्मान के साथ जीने का हक है। कोर्ट जानकी से पूछता है क्या वो कुछ कहना चाहती है। जानकी कहती है मैं किस भरोसे इस बच्चे को जन्म दूं, इसे कौन अपनाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है बच्चे को जीने का हक है और एबॉर्शन गलत है। डेविड कानून का हवाला देता है कि अगर महिला के साथ जबरदस्ती हुई हो और वो बच्चा नहीं पालना चाहती है तो उसे एबॉर्शन कराने का पूरा हक है। लास्ट में कोर्ट तय करता है कि जानकी का गर्भ 7 महीने का है, इसलिए बच्चा पेट से निकालकर NICU में रखा जाएगा। इसकी परवरिश, पढ़ाई और सुरक्षा का पूरा खर्च स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। कोर्ट ये भी मानता है कि जानकी के साथ जो हुआ वो सिस्टम फेलियर था, पुलिस ने सही से जांच नहीं की, लेकिन एक सस्पेंडेड कांस्टेबल फिरोज ने असली अपराधी पकड़ा। साइबर लॉ के तहत वेंकट पर भी केस दर्ज होगा। फैसला साफ है, जानकी को सम्मान के साथ जीने का हक है और अब उसके बच्चे का भविष्य सरकार देखेगी। और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।